नमस्कार। आप देख रहे हैं खासखबर.com। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। बात करते हैं सियासत पर सस्पेंस की। जी हाँ, सियासत पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, सत्ता किसके साथ होगी, इसको लेके अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं ये, लेकिन इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में अभी भी पिक्चर क्लियर होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ एजेंसियां कांग्रेस की बना रही हैं, कुछ बीजेपी की बना रही हैं, और कुछ कोई कितनी सीटें दे रहा है, कोई कितनी सीटें दे रहा है। तो जो एग्जिट पोल की जो पोल है और सियासत पर जो सस्पेंस बना हुआ है, आज इस सब पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस सब पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य विवेक कालिया जी। इनके बारे में मैं थोड़ा सा और परिचय दे दूं कि ये पुलिस के परिवार से आते हैं, और पुलिस की एक थ्योरी होती है हर चीज़ पर डाउट करना, उसको डाउट से देखना और तह तक जाना और उसकी बारीकियों को समझना और फिर सच को सामने लाना। विवेक जी के बारे में एक और परिचय है कि बीजेपी का मीडिया भी देखते रहें, तो मीडिया की से जुड़े होने के कारण ये मीडिया की तमाम चीज़ों को, बारीकियों को भी समझते हैं। आंकड़ों का कैसे खेल होता है, कैसे कम ज़्यादा दिखाया जाता है, उन चीज़ों को भी ये सब समझते हैं। तो सबसे पहले विवेक कालिया जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो अब तक आए हैं, आपने भी देखे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े, मेरे पास में भी आंकड़े हैं, मैं आपसे उस पर और चर्चा करूँगा। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये एग्जिट पोल के आंकड़ों को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या यही एग्जैक्ट पोल बनेगा या ये बदलेगा आंकड़ा? एग्जिट कभी एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, पर एग्जिट के बारे में जो थ्योरी है, जब ये 1967 में ये पद्धति आई विश्व के अलग अलग देशों में, तो उसमें ऐसा माना जाता था कि ये लगभग एग्जैक्ट पोल जैसा ही होता है, जो एक सही आपको अनुमान प्रदान करता है। पर कालांतर में या राज्यों के विधानसभाओं में अलग अलग चुनावों में ये देखने में आया कि कई बार एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल से बहुत दूर रह गया या उसके नज़दीक नहीं पहुंच पाया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो नज़दीक पहुंच पाया, जब एक तरह से ध्रुवीकरण की स्थिति रही या एक क्लियर पोल नज़र आया तो उसको उन्होंने बताने की कोशिश भी की है। तो इससे हम मिक्स मान सकते हैं, पर अनुमान अधिकतर एग्जैक्ट का ही लगे, इसलिए ये सारी बहस होती है। मेरा तो इतना ही मानना है एग्जिट पोल के लिए। खास करके हम अगर राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें, आप भाजपा से भी जुड़े रहे हैं, राजस्थान में जो ज़्यादातर सर्वे हैं वो बीजेपी को सत्ता में आता हुआ मान रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, कांग्रेस पिछड़ रही है। जबकि दो एजेंसियों के सर्वे ऐसे हैं जो कांग्रेस को सत्ता में ला रहे हैं, ज़्यादा सीटें दे रहे हैं। तो आप चूँकि मीडिया से जुड़े रहे हैं और बीजेपी से भी जुड़े रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या कहता है? अगर परंपरा के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का दावा करना बिल्कुल सही है कि टर्न बाय टर्न जो पिछले 30 साल से ऐसा होता आ रहा है, उसमें एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार आती है। इस बार टर्न के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की बारी है, पर क्योंकि चुनाव होता ही इसीलिए है कि सत्ता बनाई जा सके, उसके लिए विभिन्न प्रकार के दावे प्रतिदावे दोनों दलों की तरफ से होते हैं, संकल्प पत्र सामने आते हैं, और वर्तमान में जो सरकार होती है उसके क्रियाकलाप सामने आते हैं, उसको लेके विपक्ष के लोग संघर्ष करते हैं। तो उस स्थिति का कैसे जनता ने आकलन किया और उसका कैसे स्पष्ट तौर पर हम अनुमान लगा सकें, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, मतगणना ही अब बाकी है, और 2 दिन बाद जब मतगणना होगी तो पिक्चर सारी क्लियर होगी। पर देखने वाली बात यह है कि मैं अभी भी इसको इस तरह से देखता हूँ कि प्रारंभिक रूप से हम ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे कि हमारी सत्ता आएगी, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी। पर दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखें तो उन्होंने जो गारंटी शब्द इस चुनाव में नया निकल के आया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये गारंटियों की तरफ भी जा रहा है। अगर गारंटियों की तरफ जा रहा है तो कांटे का मुकाबला होगा। आपने कहा कि भाजपा ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रही है कि वह सत्ता में लौट रही है, और गारंटियों का कितना असर रहा है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच में एक और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि दोनों तरफ से, भाजपा और कांग्रेस की तरफ से जो है, जो निर्दलीय या बागी जो जीत के आने वाले हैं, उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया, उनको फ़ोन करने शुरू कर दिए हैं, फ़ोन जा रहे हैं। तो अगर बीजेपी सत्ता में लौट रही है तो बीजेपी को संपर्क साधने की क्या ज़रूरत है?
लोकतंत्र के अंदर जीतने के बाद में, अर्थात परिणाम आ जाने के बाद में जो भी स्थिति होती है उसका हर दल अपने पूर्व अनुमान के हिसाब से सबसे संपर्क साधता है। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही साध रही है, ऐसा भी है कि कांग्रेस भी साधने की कोशिश कर रही है। पर देखने वाली बात यह है कि निर्दलीयों को लेकर जो प्रश्न पैदा हुआ है उसकी संख्या का सही अनुमान सबसे पहले लगाना चाहिए बनिस्बत की दोनों दलों की कितनी सीटें आ रही हैं, क्योंकि पिछली बार भी छोटे दलों की लगभग 14 सीटें और 13 निर्दलीय आए, अर्थात लगभग 27 लोग निर्दलीय और छोटे दलों के जीत के आए। अब की बार ये देखना पड़ेगा कि उनकी संख्या कितनी रह पाएगी। जैसा कि जो आंकड़े आ रहे हैं और जो माना जा रहा है कि राजस्थान में करीब 50 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष माना जा रहा है, कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, और जिस तरीके से फ़ोन किए जा रहे हैं निर्दलियों को जो संभावित जो जीतने वाले हैं, तो उससे क्या आपको लगता नहीं है कि क्लियर कट मेजोरिटी किसी एक पार्टी को मिल रही है, या अगर जिसको पार्टी मिल रही तो उसको ज़रूरत है किसी से संपर्क साधने की? पिछले चुनाव को अगर ध्यान में रखें तो वह भी 100 के आंकड़े को नहीं छू पाया था। उनको भी, कांग्रेस को भी सरकार बनाने के लिए छोटे दलों की आवश्यकता रही और उन्होंने उसमें विलय भी करवाया और कुछ लोगों को, निर्दलियों को अपने साथ भी रखा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त अनुमान के आधार पर उलट दिखती है। वो अपने दम पर कह रहे हैं कि हम लगभग कंफर्टेबल मेजॉरिटी, जिसको 120 के ऊपर बता रहे हैं, वो आएगी। पर क्योंकि एग्जिट पोल जो आए हैं, दो एजेंसियों ने जिस तरह से कांग्रेस को बढ़त के रूप में दिखाया है, तो उससे ये भ्रम पैदा हो रहा है कि ये कांटे के मुकाबले में कहीं इनकी सीटें कम तो नहीं रह जाएंगी, या सत्ता बनाने के लिए जो होड़ दोनों दलों में लगी है, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी इसको इस बार टर्न के आधार पर अपने पास में देखती है, उसका आकलन ही आज का आपने विषय बताया है। उस पर जो भी आप पूछेंगे उसका जवाब उसी अनुपात के आधार पर हम देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इन आंकड़ों पे हम आगे बढ़ें, एक बार जो विभिन्न एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आए हैं उन आंकड़ों पर भी हम अगर नज़र डाल लें तो वह आपके सामने, ताकि दर्शकों को भी पता लग जाए कि इंडिया टुडे और एक्स माई इंडिया का जो सर्वे है उसमें कांग्रेस को राजस्थान में 86 से 106 सीटें हैं और बीजेपी को 80 से 100 सीटें दिखाई दी हैं और अदर्स 9 से 18 मान रहे हैं। जन की बात के सर्वे की अगर हम बात करें तो जन की बात ने कांग्रेस को 62 से 85 सीटें दी हैं, बीजेपी को 100 से 122 सीटें दी हैं और अदर्स को 14 से 15 सीटें मानी हैं। पोल स्टार्ट की बात करें तो ये कांग्रेस को 90 से 100 सीटें दे रहे हैं, बीजेपी को 100 से 110 सीटें दी हैं और अदर्स को 5 से 15 सीटें दी हैं। इसी तरह टुडे चाणक्य का जो सर्वे है ये कांग्रेस को 89 से 113 सीटें दे रहे हैं और बीजेपी को 77 से 101 सीटों तक रख रहे हैं और अदर्स को 2 से 16 सीटें दे रहे हैं। मतलब ये जो है कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे रहे हैं। इसी तरह अगर नवभारत टाइम्स का जो सर्वे है, नवभारत टाइम्स के सर्वे में कांग्रेस को 56 से 72 सीटें मिलती हैं, बीजेपी को 108 से 28 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य को 13 से 21 सीटों का अनुमान है। इसी तरह सी वोटर का जो सर्वे है वो कहते हैं कांग्रेस को 71 से 91 के बीच सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 94 से 114 के बीच में सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 9 से 19 के बीच में सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह इंडिया टीवी CNX का जो सर्वे है उसमें कांग्रेस को 94 से 104 यानी 104 सीट तक मिल रही हैं, बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 14 से 18 सीटें मिल रही हैं। इसी तरह दैनिक भास्कर का जो सर्वे है उसमें कांग्रेस की 85 से 95 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी की 98 से 105 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 10 से 15 सीटें मिल रही हैं। तो विवेक जी, मोटे मोटे तौर पर यह है कि बीजेपी का अगर इन सब का आकलन निकालें तो 100 सीटों के आसपास पहुंचती है बीजेपी और कांग्रेस भी 85-90 सीटों के आसपास रहती है। तो अब इससे क्या पिक्चर स्पष्ट हो रही है कि सत्ता की तरफ कौन आगे बढ़ रहा है? आपका ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है और रहस्य लिए हुए भी है। इसका रहस्य का उद्घाटन तब ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है जब हम कम से कम निर्दलियों और छोटे दलों की, जीतने वालों की या जिनकी जीतने की स्थिति है, ये त्रिकोणीय मुकाबला है, उसकी स्थिति का आकलन कर पाएँ। अगर उनकी संख्या पिछली बार के मुताबिक अर्थात 20 से ज़्यादा, अर्थात 25 से भी ज़्यादा रही है और इस बार भी अगर उतनी ही संख्या आती है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि बहुमत के आंकड़े पर दोनों दलों का पहुंचना थोड़ा सा टक्कर का होगा और इसमें कौन बाजी मारेगा
ये ही अनुमान के लिए हम सब ये गणित भाग साल अलग एग्जिट पोल के रूप में देख रहे हैं। और जहाँ तक आपका मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है वो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि जो योजनाओं का फ़र्क है और जो ध्रुवीकरण का जो प्रभाव है वो कितना भारतीय जनता पार्टी समेट पाई है, अर्थात योजनाओं को तरीके से लागू नहीं होने का जो मुद्दा उठाना चाहिए था वो, और जो ध्रुवीकरण जो हुआ कुछ सीटों को लेकर, कुछ घटनाओं को लेकर, वह पूर्णतया कितना हो पाया है, इसके ऊपर हम बात करें तो शायद इसमें से कुछ निकल के आए कि हम उस आंकड़े को छू पाएंगे। अभी जैसे आपने बात की कि योजनाओं की और वोटों के ध्रुवीकरण की, जो पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं, जैसा कि कई सर्वे में भी दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम्स और सरकारी कर्मचारियों का, मुस्लिम्स का अगर माने तो ध्रुवीकरण को हम जोड़ सकते हैं कि मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ है जो कांग्रेस के पक्ष में जाता है, और सरकारी योजनाओं का असर माने तो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों का जो मेजॉरिटी वोट है वो कांग्रेस को मिला है। तो आपको लगता है इन दोनों की तुलना में तीसरा एक और जो आ रहा है, जो महिलाओं का जो वोट है, महिलाओं का भी ज़्यादातर वोट कांग्रेस के पक्ष में गया है। तो ये तीन जो बड़े चंक हैं जो लग रहा है कि ये कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। इसके विपरीत युवाओं का है, किसानों का है, और जो वोट है हिंदुओं का, जो वोटों के ध्रुवीकरण की बात की जा रही, तो आपको लगता है कि हिंदुओं का जो वोटों का ध्रुवीकरण है उस लेवल पे हो पाया है जो कि बीजेपी को क्लियर कट बहुमत दे सके? ये आंकड़ों का एक मायाजाल है। अगर इसको छोटे से संक्षिप्त रूप में, एक उदाहरण के रूप में मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि जो इस बार बढ़ा हुआ मतदान बताया 75.434 का, और पहले वाला जो मतदान था उससे बढ़ के आया है, तो उसमें लगभग आधी के सीटें उसमें मतदान बढ़ा है और कुछ आधी के से कम थोड़ी सी सीटें जिन पे मतदान घटा है। पर ये अनुमान दो तरह से किया है जिसका जनता को अनुमान नहीं लग पा रहा है क्योंकि ये सीधा सीधा आंकड़ों का मायाजाल है। ये बताते वक्त चैनल वालों ने और प्रिंट वालों ने भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि वर्तमान में जो बढ़ा हुआ आंकड़ा आया है उसके बाद में कितनी सीटों पे बढ़ा हुआ मतदान और कितनी सीटों पर घटा हुआ मतदान है। कुछ जगह उन्होंने पिछले चुनाव के मत प्रतिशत, जो कुल मत प्रतिशत पड़ा था, उसकी गणना करके उसको बताना शुरू किया। तो इससे ये एक स्पष्टता नहीं आ पा रही है कि मतदान बढ़ने के बाद में आधी सीटों पर घटा कैसे। या तो वो पिछले मतों की जो गिनती हुई, कुल मतों की गिनती हुई, उसके अनुपात के हिसाब से चल रहे हैं या वर्तमान के हिसाब से चल रहे हैं। अगर वर्तमान के हिसाब से चलते हैं तो बढ़ा हुआ है पर यह बटा हुआ है, और पिछले चुनाव के हिसाब से चलते हैं तो उसमें कांटे का मुकाबला दिख रहा है और कोई भी सत्ता के 100 अंक को नहीं छू पाया था। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये जो 2-3 मुद्दे जो आपने बताए हैं उसमें यह है कि महिलाओं का जो आपने पहला बताया उसके हिसाब से महिलाओं के लिए क्या जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी यह दावा है कि हमारी भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चली हैं और पिछली जो वसुंधरा सरकार के समय भी थी वह भी हमने चलाई हैं, उसके अनुपात में वह वोट जितना वो लेना चाहते हैं कांग्रेस उतना नहीं ले पाएगी, उसमें हमारा भी हिस्सा है। और दूसरा आपने बताया ध्रुवीकरण मुस्लिम वाला, तो मैं उसका जवाब इस तरह से दे सकता हूँ कि जहाँ पर आबादी का अनुपात उनका ज़्यादा है वहाँ पे निश्चित रूप से ध्रुवीकरण हुआ है, पर क्योंकि संख्या दोनों तरफ से बराबर की है और अगर वोट बढ़ता है जब तो उनको नुकसान होगा, पर बंटने की स्थिति नज़र नहीं आएगी। एक अलग प्रश्न पैदा होता है कि जो उनके मुसलमानों के नेतृत्व करने वाले जो अन्य दल हैं वो राजस्थान में कितने प्रभावी रहे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कि और कोई दूसरा कोई अगर जिन निर्दलियों की संख्या है वहाँ को अगर उन प्रत्याशियों को अगर छोड़ देते हैं तो वो वोट बंटने का आसार बनता है, वरना लगभग ध्रुवीकरण वाली सीटों के ऊपर बराबर का बढ़ा हुआ मतदान हुआ है। परिणाम की प्रतीक्षा रहेगी कि उसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें अपने पक्ष में निकाल पाती हैं। और तीसरा मुद्दा आपने बताया कर्मचारियों वाला। कर्मचारियों वाले में 2 वर्ग बने हुए हैं, 2004 से पहले वाला, 2004 के बाद वाला। पर बाद वालों की मांग है 2004 के बाद में कि पेंशन मिलनी चाहिए, और उनकी ये मांग आज से नहीं है, ये चलते हुए मुद्दे को 7 साल हो गए हैं और ये बराबर लगातार मांग कर रहे हैं। पर पहली बार ये राजस्थान विधानसभा के इस चुनाव में देखने को आया कि ये मुखर होकर वो अपने इस अधिकार को पाना चाहते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम हम पर लागू हो
और जो पहले से ले रहे हैं, जो पुराने रिटायरमेंट वाले हैं, वो बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में बैठे हैं। तो इस हिसाब से निश्चित रूप से वोट बंटना तय है। सरकारी कर्मचारियों का रुझान थोड़ा सा उनके प्रति रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ी कंपनियों में प्राइवेट लोग जो काम करने वाले हैं उनका वोट हम खींचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि नौकरी पेशा वर्ग अर्थात सरकारी और गैर सरकारी, उसके बीच में कशमकश है। कौन बाजी मारता है ये ही परसों 3 तारीख को परिणाम में दिखेगा। वोटों के ध्रुवीकरण की बात आपने की। वोटों के ध्रुवीकरण के बारे में ये माना जाता है कि बीजेपी ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करती है। आपने ये भी किया कि जो मुस्लिम वोटों के नेतृत्व करने वाले जो लोग थे, अन्य दल नहीं दिखे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये आता है कि जो ओवैसी की पार्टी है, AIM जो भी है, जो उनकी पार्टी इस बार वो राजस्थान में नहीं दिखी है चुनाव में, जो अक्सर हर स्टेट में जाकर के वो अपना चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक और जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो हमारी दिल्ली पड़ोस में ही दिल्ली में सरकार है। तो चुनाव शुरू होने से पहले शुरुआती दौर में उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से राजस्थान में एंट्री की थी और ये प्रयास था कि अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब इलेक्शन चरम पर आया तो ये दोनों पार्टियों की बहुत ही अनुपस्थिति सी दिखी कि आम आदमी पार्टी उतने प्रभावशाली तरीके से नहीं लड़ पाई। कुछ सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन MIM जो उनकी पार्टी है ओवैसी, वो बिल्कुल यहाँ पे नदारद दिखी। तो आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी से चूक हुई, उनकी रणनीति में चूक हुई कि क्या हुआ? क्योंकि वो दोनों पार्टियाँ तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का ही वोट काटती। बात तो आपकी सही है। अगर गुजरात विधानसभा चुनाव का उदाहरण लें तो आप पार्टी ने वहाँ पे जितने भी तरीके से सारे बल लगा के अपना चुनाव लड़ा, उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को भोगना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें मिली। और बाद की परिस्थितियों के अंदर उन्होंने यहाँ पे प्रयास किया था, पर उनका प्रयास हल्के रहे। उन्होंने कैंडिडेट घोषित किए हैं, पर कई जगह वो कैंडिडेट बैठ गए या विड्रॉ कर गए या किसी दल विशेष के प्रति वो उन्होंने अपना विड्रॉल दिखा दिया। अभी भी कई जगह मैदान में खड़े हुए हैं, पर वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। रही बात मुस्लिम AIM वालों की बात करें तो उनकी प्रभावी उपस्थिति इसलिए कम रही यहाँ पे उनके नेताओं की, क्योंकि वो तेलंगाना के चुनाव में खुद उलझे हुए हैं। इसलिए इसका सीधा फायदा होता हुआ अगर ध्रुवीकरण के नाम से देखें तो एक दल को जा रहा है, और अगर वो दल अपनी स्थिति उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है तो वह हमें इन सीटों पे नज़र आएगा जहाँ जहाँ खास तौर से हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में संत और महंत खड़े हुए हैं, वहाँ देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इनकी संख्या विधानसभा के परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में होती है, वहाँ भी देखने को मिलेगा। अर्थात कांग्रेस को इसका ज़्यादा लाभ मिला है, पर इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने इस वोट को और एक नीति के तहत प्रभावी बनाया है। एक भी मुस्लिम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो राजस्थान में दिया नहीं है, इस बार भी नहीं दिया। जिन 1-2 की उम्मीद थी उनको भी बैठाया गया, कुछ निर्दलीय खड़े हो गए। अब ये रणनीतिकारों की जो बात कही है, ये रणनीति विशेष के तहत अगर देखा जाए तो कहीं कहीं कुछ त्रुटियां हुई हैं, पर त्रुटियों को हम मंथन के रूप में लेते हैं, जीतने पर भी और हारने पे भी। अगर हम जीतते हैं तो भी मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। और अगर कांटे से कम अर्थात 100 के आंकड़े को छूने से पीछे रह जाते हैं तो आवश्यक रूप से मंथन करना चाहिए कि भाई ऐसी त्रुटि क्यों हो रही है जहाँ पे मत बंटता हुआ सा नज़र आ रहा है। इसीलिए आज कांग्रेस ये दावे से कह रही है, और उनके मुखिया ने भी यही कहा है कि अगर हम हार भी गए और धर्म का अगर कार्ड चला तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वरना हम सरकार बनाएंगे। तो ये 2 बातें द्विअर्थी वो क्यों कह रहे हैं, इस इतना ही इशारा हमारे लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी एडवांटेज की पोजीशन में है। आपने मुख्यमंत्री जी के बयान की बात की कि वो कह रहे कि अगर बीजेपी आती है तो इसका मतलब ये है कि उनका हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण वाला कार्ड चल गया है। इसी से जुड़ा एक सवाल हो रहा है कि बीजेपी ने इस चुनाव में राजस्थान में खास करके 2 चीज़ों को और मुद्दा बनाया। एक है जयपुर के बम ब्लास्ट 2007-8 के, उस समय पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, आपको ध्यान होगा। और अब उसको बहुत काफ़ी समय हो चुका है, लगभग घाव भी भर गए हैं, और उसको अचानक से उठा कर एक मुद्दा बनाया, वहाँ से रोड शो किया प्रधानमंत्री जी ने,
दूसरा एक मुद्दा था कन्हैया लाल का उदयपुर का, जो जिसका गला रेत दिया गया था। उन दोनों को बड़ी प्रमुखता के साथ बीजेपी ने उठाया। लेकिन अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड पे मेरे को ऐसा कहीं नहीं लगा कि 2008 के बम ब्लास्ट का कोई मुद्दा कहीं था चुनाव में लोगों को इफेक्ट कर रहा था। या कन्हैया लाल के मुद्दे की जैसे बात करें तो कन्हैया लाल का खुद परिवार इस मुद्दे को उठाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने मीडिया में आके कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहाँ के लोकल मीडिया कर्मियों ने कहा कि नहीं, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, और अपनी रिपोर्टिंग में कहीं लिखा भी नहीं उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों मुद्दे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने में कहीं कामयाब हुए? ये इसके ऊपर आंशिक रूप से कह सकते हैं कि एक मामला आपने पुराना बताया बम ब्लास्ट का, पर वो बहुत बड़े बम ब्लास्ट थे, इसलिए वो जयपुर के शहर के ऊपर एक बड़े घाव के रूप में निकल के आया था। और उसमें अगर अपराधियों को इस तरह से छूट मिल जाएगी, उसको लेकर निश्चित रूप से ये मुद्दा बना है कि भाई ऐसी चूक क्यों हुई है। उसमें कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ी थी, जो कि बिल्कुल उचित थी, और उसमें दंडात्मक प्रावधान करने के लिए भी कोर्ट ने निर्देश दिए थे राज्य सरकार को। पर राज्य सरकार की सुस्ती की वजह से वह प्रभावी रूप से नहीं दिखे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शहरों के अंदर ध्रुवीकरण करने की जो हमारी स्वतः अपने आप की जो स्वाभाविक कोशिश थी वह कामयाब रही। ऊपर से प्रधानमंत्री जी का रोड शो चार चांद लगा गया कि दुनिया उनको देखने को आई। जयपुर के अंदर आज तक कभी ऐसा रोड शो नहीं हुआ था, वो भी हमें देखने को मिला। पर आपने जो दूसरा प्रश्न उठाया है उसका उत्तर आपके अगले प्रश्न के जवाब में दे सकता हूं कि भाई कांग्रेस ने ऐसा क्या किया या कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया कि उनकी तरफ वोट मिलेंगे। अच्छा, अब हम अगर बात करें इस बात को लेकर के कि चेहरों की बात करें या फैक्टर की बात करें, तो इस बार बीजेपी ने राजस्थान में लंबे समय बाद सीएम का कोई चेहरा घोषित किए बिना चुनाव लड़ा है। और ये चुनाव पूरी तरह मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया कि मोदी जी ने जिस लेवल पे आके प्रचार किया, तो यही माना जा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी नहीं, मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे थे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर इधर आता है वसुंधरा राजे जी का, कि वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया उसमें, तो जब वो आई तो अच्छे बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, और जब अगर गई भी तो वो बहुत ही सम्मानजनक हार के साथ में गई हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है, क्या इस चुनाव में वसुंधरा राजे का फैक्टर कहीं काम करेगा या नहीं किया? रणनीतिकारों को इसके ऊपर मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पुरानी परंपरा से निकल कर आई पार्टी है और हमारा नेतृत्व यहाँ पर राजस्थान में 46 साल से लगातार रहा है। पहले भैरव सिंह जी के साथ में और फिर वसुंधरा जी का नेतृत्व सबने देखा है। पर ये पहली बार बिना चेहरे के जो चुनाव की जो संज्ञा दी गई है वो मुझे लगता नहीं है कि चुनावों के बाद में टिकेगी। हमारा नेतृत्व का चेहरा कोई ना कोई तो बनेगा ही। पर ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें हम इसको फैक्टर्स के, तथ्यों के हिसाब से अगर इस पे अपनी शब्द रखने की कोशिश करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमसे ये जो हमारे जीतने के जो तथ्य या फैक्टर्स होने चाहिए वह पूरे किए बिना हमने किसी का चयन नहीं करके या इतने साल बाद पुरानी परंपरा तोड़ के और सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़ने की जो कोशिश की है वह कितनी परवान चढ़ेगी, ये देखने को मिलेगा। कि हमारे जितने भी बड़े क्षत्रप थे या जिनके बड़े नाम जो हमारे राजस्थान के हैं वे सभी अपने अपनी विधानसभाओं में लगे रहे, अन्य विधानसभाओं में जाने का रुख कम रहा। और यही बात हम कहें कि कांग्रेस पार्टी में भी रही कि अगर उनके नेतृत्व ने, उनके मुखिया ने या मुख्यमंत्री ने यहाँ प्रभावी चुनाव प्रचार किया तो वसुंधरा जी ने भी प्रभावी चुनाव प्रचार किया। पर अगर उनके दूसरे नेतृत्व को देखें जो पहले पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं श्रीमान सचिन पायलट जी, वह बहुत कम क्षेत्रों में जा पाए। इसी तरह से हमारे जो बड़े नेता थे, चाहे विपक्ष के नेता हैं या अन्य नेता हैं, ये मंथन का विषय है कि वह अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं जा पाए। अच्छा, एक और आपने देखा होगा इसमें कि जब पहली प्रत्याशियों की सूची भाजपा ने जब जारी की थी, उस सूची से एक ऐसा संदेश पूरे प्रदेश में गया था कि वसुंधरा जी को बिल्कुल किनारे कर दिया गया। लेकिन दूसरी सूची में उस भूल को सुधारते हुए उनको महत्व दिया गया और उनके कई लोगों को टिकट दिए गए। इसके विपरीत अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में ये खबरें जरूर आई कि कहीं ना कहीं गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद हैं टिकटों पर लेकर
जो है मंथन हो रहा है और वहाँ पे जो है काफ़ी संघर्ष हो रहा है। लेकिन जो टिकट जब सूचियाँ आई तो उसमें ऐसा कहीं नज़र नहीं आया कि उनके जो है मतभेद थे और आराम से दोनों तरफ के लोगों को टिकट मिले। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा बीजेपी ने क्यों किया? मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है कि जब यहाँ पे कोर समिति भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही थी और सभी नेता लोग उसमें शामिल हुए थे, केंद्र से हमारे प्रभारियों के साथ में अमित शाह जी भी आए थे, तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि भाई किसी भी व्यक्ति की जो पहले से काम करते आए हैं उसके किसी कारण से हम सीट नहीं रोकेंगे या सीट नहीं काटेंगे। पर जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो पहला प्रयोग किया पहली सूची के साथ में कि 7 सांसदों के साथ में वह सूची जारी हुई, उसके बाद में थोड़ा सा गैप लगा, दूसरी सूची आई, तो दूसरी सूची में उसमें सुधार करने की कोशिश की और उनमें वसुंधरा जी का भी नाम उस सूची में आया और अन्य नेताओं का नाम भी आया। तो यह प्रतीक्षित था कि भाई हम सबको एडजस्टमेंट करके चलेंगे और जो अमित शाह जी यहाँ कह के भी गए थे वो उन्होंने किया। पर बाद की सूचियों के अंदर हमारे प्रत्याशियों को जो बाद वाली जो अंतिम जो सूची थी उसमें तो बहुत ही कम समय मिला, क्योंकि वो लास्ट डे ही घोषित की गई थी और उनके पास में फॉर्म भरने का भी उसकी तैयारी करने का भी उनको उचित समय मिला कि नहीं मिला और भाग दौड़ करके उन्होंने नामांकन भरे। ये एक बड़ी रणनीतिक चूक के रूप में इसको हमें लेना चाहिए, इसमें मंथन करना चाहिए कि इतनी भ्रम की स्थिति क्यों बनी। अगर हम कोई नीति लेकर चल रहे थे तो हमें स्पष्टता से सामने आना चाहिए था, क्योंकि चुनाव तो 5 साल बाद होते हैं और लड़ना चाहिए। ये रणनीतिकारों को गंभीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिए और खुले मन से विचार करना चाहिए। इसमें कोई छुपाने की बात तो है भी नहीं है। पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व के रूप में एक अच्छा चुनाव लड़ाया, जिसका परिणाम आपको परसों देखने को मिलेगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व के तौर पर चुनाव लड़ा है इसमें। तो जो अगर हम बात करें प्रचार अभियान की, तो प्रचार अभियान में ऐसा बताया जा रहा है या ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और का जो है ज़्यादा प्रभावी था जो प्रचार अभियान था, और बीजेपी ने बहुत ही आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा। बात की भ्रष्टाचार की, बात की अत्याचार की, बात की दलितों पर अत्याचार की, उन्होंने बात की हिंदुत्व की और बात की राष्ट्रवाद की। इसके विपरीत जो है कांग्रेस उस स्तर पर नहीं गई और कांग्रेस ने जो सारी बातों के जवाब भी दिए, लेकिन वो अपनी योजनाओं तक और गारंटियों तक ही सीमित रहे। तो बीजेपी को, आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी ने इस तरीके से आक्रामक प्रचार की जो रणनीति अपनाई, उसमें हिंदुत्व हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, भ्रष्टाचार हो, अत्याचार हो, तो भ्रष्टाचार को लेकर एक मेरे मन में सवाल ये है जो मैं जिज्ञासा है जानना चाहता हूँ, क्या भ्रष्टाचार केवल कांग्रेस शासित राज्यों में, बीजेपी के जो बीजेपी शासित राज्य हैं जहाँ हैं वहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है या वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया है? क्योंकि ये आरोप लगते रहे बीजेपी पे कि जिसको ये भ्रष्ट बताते हैं वो जब इनकी पार्टी में यानी आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल के पूरी तरह पाक साफ हो जाता है। तो आपका क्या नज़रिया इस पर? वॉशिंग मशीन के साथ में एक पुरानी पद्धति भी है कि धो धा के साफ कर लिया जाता है। कांग्रेस के अंदर ये परंपरा रही है कि वह सभी दलों के लोगों को समाहित करती है और फिर उनको छोड़ भी देती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने संकल्प को लेके, जीतने के लक्ष्य को लेके चले, तो उन्होंने किसी का प्रतिरोध नहीं रखा। अगर जो खुले मन से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेना चाहता है उसको दिया है। पर जिसके ऊपर ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसको आप धुलने की बात कर रहे हो, उनके स्पष्ट आरोप अगर सामने आते तो जवाब देते। पर कांग्रेस इसमें स्पष्ट आरोप लगाने में विफल रही और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान में उपयोग भी किया है और कई जगह कुछ लोगों को लड़ाया भी है। स्पष्ट आरोपों की आपने बात की, तो इसमें एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि बाड़ी का जो कांग्रेस विधायक थे गिरिराज सिंह मलिंगा, जिन पर स्पष्ट रूप से आरोप थे कि एक दलित व्यक्ति पर उन्होंने जो है हमला किया, अधिकारी पर, उसकी 22 हड्डियाँ तोड़ दी थी और कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था। बीजेपी ने उनको टिकट दे करके वहाँ चुनाव लड़ाया, जबकि बीजेपी दलित अत्याचार को जो है लगातार मुद्दा बना रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक दलितों का प्रश्न है, वहाँ पे ये जो घटना विशेष का जो विवरण दिया, जो काफ़ी प्रभावी हो गया, अखबारों में के माध्यम से सामने आया था, उसके खिलाफ सरकारी तंत्र ने उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई की, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको मिलाया है तो इसका जवाब भी निश्चित रूप से अगले चुनाव परिणाम में परसों निकल जाएगा
कि भाई उनके ऊपर उन्होंने उस पर कितना पश्चाताप किया या ये घटना विशेष कलर्ड होके बताई गई थी, ये अभी क्लियर होना बाकी है। बाकी आरोप तो हैं ही सामने, और वो एएन का मामला भी सामने है, उसने खुलकर लगाए हैं, उसके परिवार वालों ने भी खुल के लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता खुद राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब उनसे मिलने गए थे वहाँ पे, और विधानसभा में भी ये मुद्दा बना था। जवाब भी इन्हीं को देना है, ये क्या जवाब दे पाएंगे, इसके लिए कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। आपको वहाँ की बारीकियाँ मालूम है और मध्य प्रदेश के बारे में आपकी अच्छी समझ है, आप वहाँ रह भी चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के जो हमारे पास में ये रिजल्ट आ रहे हैं एग्जिट पोल के रिजल्ट के हिसाब से इंडिया टुडे जो एक्सेस माई इंडिया है दोनों का, इनके सर्वे जो बीजेपी को मध्य प्रदेश में 140 से 162 सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस को 68 से 90 सीटें दे रहे हैं। वहीं अदर्स को 0 से 3 सीटें दे रहे हैं। और जन की बात का जो सर्वे है वो बीजेपी को 100 से 123 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें दे रहा है और अदर्स को 5 तक मान करके चल रहे हैं। पोल स्टार्ट का जो सर्वे है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 106 से 116 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 111 से 121 सीटें दे रहे हैं और अदर्स को 6 सीटें दे रहे हैं। इसी तरह मैट्रिज का जो सर्वे है वो बीजेपी को 118 से 130 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 97 से 107 सीटें दे रहा है और अदर्स को 0 से 2 सीटें दे रहा है। इन आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग स्थिति राजस्थान जैसी मेरे को लगती है, क्योंकि इसमें भी 2 जो एजेंसियां हैं वो जहां कांग्रेस को एज दे रही हैं, वहीं 2 एजेंसियां बीजेपी को एज दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कांटे का सा मुकाबला लग रहा है। आपकी क्या मान्यता, आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश का रिजल्ट क्या रहने वाला है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने वहाँ जाकर भी देखा था, राजधानी गया था मैं भोपाल, और जो मुझे देख के लगा और जो लोगों से बातचीत हुई उससे ये अनुमान लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा संगठन विशेष वहाँ पे बहुत मजबूत है और हम उसका पिछले कई वर्षों से उपयोग करके सत्ता में बरकरार रहे हैं। पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार बनी थी और उन्हीं के लोगों की वजह से वह सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी ने शेष बचे समय पर अपनी सरकार चलाई। अब क्योंकि हम एक प्रभावी भूमिका में हैं वहाँ पर, तो इसका तो असर पहला पहला पड़ेगा। रही बात दूसरी कि भाई आपको कांटे का मुकाबला नज़र आता है, तो वो उन्होंने इसको लेकर कई प्रश्न उठाए थे कांग्रेस ने, पर वह लगातार दबाव बनाने की स्थिति में नहीं रही। शुरुआती चरण में चुनाव प्रचार उन्होंने बहुत अच्छा उठाया था। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने सूची जारी करके चुनाव अभियान को शुरू कर रही थी, पर उसके बाद में जैसे जैसे अभियान ऊपर चढ़ता गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग हावी रहे और वहाँ पे भी सांसदों का उपयोग हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। मोदी जी का सघन प्रचार रहा है जैसे राजस्थान में रहा है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा और आज भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत संगठन की वजह से वहाँ सत्ता प्राप्त करने की स्थिति में है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने इसके काट के लिए अपने केंद्रीय अभियान को कितनी गति से चलाया, यह एक अलग प्रश्न हो सकता है जिस पे आप अपना उत्तर देख ढूंढ सकेंगे, क्योंकि 2 ही दिन का समय शेष है जिसमें परिणाम आना बाकी है। आपने संगठन की मजबूती की बात की। संभवतः मैं समझता हूँ कि संगठन की मजबूती से ऐसे आपका आरएसएस के नेटवर्क और कार्यकर्ताओं से रहा होगा, लेकिन संगठन की मजबूती के साथ साथ वहाँ पे एक और बात जो निकल कर के आ रही थी कि मध्य प्रदेश में आ रही थी कि 18 साल की जो है बीजेपी के शासन की एंटी इनकम्बेंसी है। वहाँ लोग कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब थोड़ा बदलाव होना चाहिए। और इस बदलाव को भांपते हुए बीजेपी ने वहाँ ये मैसेज भी दिया है पार्टी ने कि शिवराज चौहान को शायद वहाँ कमान ना मिले। तो आपका क्या मानना है कि इसका कितना असर रहेगा? एंटी इनकम्बेंसी हर चुनाव में किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है। उसका छोटा या बड़ा होना ही एग्जिट पोल में नज़र आता है, या जो चुनावी प्रेक्षक हैं वो उसका अनुमान लगाते हैं। पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय तक राज किया है, जैसे गुजरात एक उदाहरण के रूप में सामने आया है, उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश एक दूसरा राज्य हमारे लिए आदर्श स्थिति बनाता है कि हम सारी परिस्थितियों के होते हुए और वहाँ की जनता को संतुष्ट करने में हमेशा कामयाब रहे हैं कि हम अपने
सरकार के कामों को या संकल्प को 5 साल तक निभाते हैं, उनको पूर्ण करते हैं, इसलिए जनता का विश्वास ले पाते हैं। कांग्रेस में इसकी उलट स्थिति रही है। वहाँ उनके पुराने नेतृत्व में आपस में विवाद है। 3-3 व्यक्तियों के, 4-4 व्यक्तियों के उनके नेतृत्व को लेकर प्रश्न खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर कोई प्रश्न नहीं है। अभी तक तो स्पष्ट ही था, पर क्योंकि संगठन की ये, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये अंतिम ताकत होती है और सुप्रीम ताकत होती है कि वह किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग करेगा, उसको ध्यान में रखते हुए वो नेतृत्व घोषित करता है, चाहे वो राजस्थान का विषय हो अथवा मध्य प्रदेश का। तो देखने वाली स्थिति ये है कि एडवांटेज पे कायम रहते हुए हम कैसा नेतृत्व दे पाएंगे, नया नेतृत्व कौन होगा, यह भी आने वाले समय में जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगा। आपने बात कही कि संकल्प जो हम लेते हैं उसको पूरा भी करते हैं और पूरे 5 साल में उसको निभाते भी हैं, और लोगों से जो वादे करते हैं उसको निभाते भी हैं। अब हम अगर बात करें और मध्य प्रदेश के बगल का जो राज्य है, इसी से मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ में इस बार जो सर्वे के एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से वहाँ कांग्रेस की सरकार वापसी करती हुई दिख रही है। क्योंकि जो मेरे पास जो आंकड़े हैं सर्वे के, इसमें इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो सर्वे है, इसमें कांग्रेस को 40 से 50 सीटें वहाँ मिल रही हैं, बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल रही हैं, और अदर्स को 1 से 5 सीटें मिल रही हैं। जन की बात के सर्वे में भी कांग्रेस को 42 से 53 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 34 से 45 सीटें मिल रही हैं, और अदर्स को 3 सीटें मिल रही हैं। सी वोटर का जो सर्वे कहता है उसके हिसाब से कांग्रेस 41 से 53 सीटें ले सकती है, बीजेपी 36 से 48 सीटें ले सकती है, और अदर्स को 4 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह टुडे जो चाणक्य का सर्वे है वो कहता है कि कांग्रेस को 49 से 65 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 25 से 41 सीटें मिल सकती हैं, और वहाँ अदर्स के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो सारी जो सर्वे हैं सारी एजेंसियों के, ये एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ सत्ता में वापसी कर रही है। तो आप इसको क्या कहेंगे, जबकि पिछली उससे पहले बीजेपी की भी वहाँ सरकार रह चुकी है, और आपने कहा कि हम वादों को निभाते हैं, संकल्प को पूरा करते हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार वापसी कर रही है? अगर प्रथम टिप्पणी करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने राजस्थान का उदाहरण लेकर, वहाँ के मुख्यमंत्री ने राजस्थान का उदाहरण लेकर अपनी कुछ गारंटियों की योजनाओं को उसने प्रसारित किया, पर वो उसको कितना दे पाए हैं यही निर्णय होना बाकी है। एडवांटेज की स्थिति के अंदर लगभग सभी पोल, एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उतनी बढ़त नहीं प्राप्त हो रही है। उसका एक कारण ये है कि जब पिछला चुनाव हुआ था तो उनके पास में स्पष्ट बहुमत के अलावा 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा उनके पास में बहुमत था, पर वहाँ पे उनका सत्ता संघर्ष देखने को मिला है। उनका वहाँ पे भी जैसे राजस्थान में विवाद रहा है 2 जनों में, वैसे वहाँ पे भी उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विवाद रहा है, और वो काफ़ी लंबे स्तर पर चला है। अब देखने वाली बात यह है कि उनकी योजनाओं को प्रभावित होकर, और वहाँ का जो समाज की रचना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से थोड़ी भिन्न है। आदिवासी इलाके हैं, और पिछड़ा हुआ स्टेट भी, पिछड़े हुई पट्टी के रूप में भी जाना जाता है, पर वहाँ पे हमारी खनिज संपदा भी बहुत है। तो उसका उपयोग करके कैसे सरकारें चलाई जा सकती हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी निर्भरता रहती है कि इतने बड़े वर्गों को कैसे संतुष्ट करके चला जाएगा। और वहाँ पे इतनी बड़ी वॉइस नहीं है, इतनी ज़्यादा सीटें भी नहीं हैं, छोटा राज्य है, कि वहाँ पे इस स्तर पर जाकर एक स्पष्ट अनुमान लगा लें, जैसे एग्जिट पोल वालों ने लगा के एक तरफा बता दिया। ये अभी तय होना बाकी है परसों के रोज में, कि भाई वहाँ पे कांग्रेस में संघर्ष होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी क्यों पिछड़ रही है। अगर नहीं पिछड़ रही है तो निश्चित रूप से यहाँ कांटे का मुकाबला रहेगा, और हमारा नेतृत्व वहाँ पर विजयी होगा। वहाँ पे भी वही परिस्थितियाँ रही हैं, अभी भी वही हमारे पुराने चेहरे वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने वहाँ पे लगातार 3 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे। और पिछली बार के 5 साल को छोड़ दें, मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई कांग्रेस की, पर वहाँ पे उनकी सरकार कायम रही, तो उसका असर थोड़ा बहुत रह सकता है कि उनको प्रभाव के रूप में दिखाया जा रहा है, पर अभी स्पष्टता आनी बाकी है, जहाँ तक मेरा छत्तीसगढ़ पे अनुमान है। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पे आप कह रहे हैं कि जो सर्वे एजेंसियाँ जो एग्जिट पोल है उनमें आंकड़ों को कुछ बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया गया। वो एग्जैक्ट तो जो भी रिजल्ट है वो 3 तारीख को पता लगेगा, लेकिन क्या वजह कि आप छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को आप कह रहे हैं कि वहाँ बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया गया, और जहाँ राजस्थान के जो आंकड़े आ रहे हैं जिसमें बीजेपी एज लिए हुए है, बढ़त लिए हुए, उसको आप कह रहे हैं कि ये ठीक है। तो ये दोहरा नज़रिया कैसे आपका?
दोहरा नज़रिया तो मैं इसको नहीं कह सकता, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक अलग परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि वहाँ पे जैसे वो नक्सल प्रभावित इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे अभियान चलते रहते हैं। अब बड़े बड़े अभियान केंद्रीय सुरक्षा बलों ने चलाए हैं, और वहाँ पे गरीबी का आलम भी ऐसा है कि अत्यधिक गरीब की संख्या भी काफ़ी संख्या में है। तो उसको लेके उस रूट लेवल तक वे एजेंसियां या एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, जिससे एक स्पष्ट अनुमान लगे। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी तरह की एजेंसियां अपना सर्वे कर पाती हैं। वहाँ स्वतंत्र, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र रूप से सर्वे हो पाना कठिन काम है। इसलिए छत्तीसगढ़ पे टिप्पणी करने की बजाय मैं तो यही कहूँगा कि एग्जैक्ट पोल पर या जो परिणाम आने वाला है परसों 3 तारीख को, वही माना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, माना तो वही जाएगा जो 3 तारीख को चुनाव परिणाम आना है, वही माना जाएगा, और सभी लोग उसको मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन जो अगर हम 5 राज्यों के जब परिणामों की बात करें, जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, उनमें 4 में से 2 राज्यों में जो लग रहा है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है, वहीं राजस्थान मध्य प्रदेश को लेकर के थोड़ा सा संशय है, या कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, या बीजेपी भी आ सकती है ऐसा माना जा रहा है। तो अब मेरा एक सवाल ये है कि आपका एक स्लोगन है संकल्प से सिद्धि। तो आप 2014 के इलेक्शन के बाद जो बीजेपी सत्ता में आई और कई राज्यों में बीजेपी ने सरकारें बनाई, उस वक्त एक नारा दिया गया था बीजेपी की ओर से, कांग्रेस मुक्त भारत। अब इस पे आप क्या बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस 1 से 4 राज्यों में हो चुकी है, 2 राज्य और आने वाले हैं, अब इस पे आपका क्या मत है? संकल्प से सिद्धि को रूप में अगर देखें, पिछले 10 साल के अंदर केंद्रीय नेतृत्व का शासन और राज्यों में अलग अलग जगह जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, तो वो पुराने कांग्रेस के दावे प्रतिदावों से थोड़ा सा अलग हटकर माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसका कारण ये है कि हम शासन की ऐसी पद्धति नहीं देना चाहते जो किसी तुष्टीकरण के ऊपर आधारित हो। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, इसके लिए कोशिश करते हैं, और इसी संदर्भ में उसको देखा जाना चाहिए, ताकि सब स्थानों का, व्यक्तियों का, समाजों का एक उत्थान हो सके, और उस रूप में ये देश उन्नति की तरफ आगे बढ़े। उन्नति से जोड़कर हम इन प्रश्नों को भारतीय जनता पार्टी में सोचते आए हैं, ना कि तुष्टीकरण की वजह से कि एक को संतुष्ट करो, दूसरे को दबाओ। ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही है, इसी वजह से उनको आज ये हश्र देखना पड़ रहा है कि केंद्र में उनके पास में सांसद बहुत कम रह गए हैं। अगर इस पद्धति को छोड़कर विपक्षी दल, बल्कि कांग्रेस को हम राय भी देना चाहेंगे कि वह संकल्प लेकर अगर अपने उसके आगे बढ़ती है, तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस मुक्त भारत के जो उसके ऊपर लगा तमगा है उससे मुक्त हो सकती है। वरना भारतीय जनता पार्टी का नारा ये सदैव सत्य है कि कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कोई किसी के नष्ट या विनष्ट करने के लिए नहीं है। ये केवल एक उनकी जो उन्होंने जो धारणाएं जो बना रखी थी तुष्टीकरण की, या एक वर्ग विशेष को जबरदस्ती अपने करों से ज़्यादा जो संकलन होता है उसमें उनको ज़्यादा प्रश्रय देना, एक बहुसंख्यक समाज के प्रति उनकी थोड़ी सी हीन दृष्टि रखना, इसको छोड़कर अगर वह चलते हैं तो निश्चित रूप से वह कांग्रेस के संकल्प को पूरा करेंगे जो उनके पुराने संकल्प थे। पर अगर वो इस तरह से भेद बुद्धि से चलेंगे, तो अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि भेद बुद्धि के साथ चलने वाले का पतन होता है और सबके साथ प्रयास करने वालों का उत्थान होता है, तो भारत की उन्नति में ये लाभदायक है। और भारतीय जनता पार्टी की सोच भी यही है। अगर हम पुराने हमारे युग की बात करें, जिसमें अटल जी का और आडवाणी जी का नेतृत्व रहा है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से हम उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा आने वाला नेतृत्व राज्यों के अंदर उसी संकल्प के साथ और सिद्धि के साथ आगे बढ़ेगा, यही हम मानते हैं। आपने बात की तुष्टीकरण की, और आपने बात की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसमें एक सवाल और मेरा जो मन में जिज्ञासा जो सवाल आता है वो ये है कि अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं, फिर बीजेपी केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर क्यों जाती है? क्या बाकी और समाज जो है बीजेपी के एजेंडे में नहीं है? क्या मुस्लिम उनके एजेंडे में नहीं, उनका विकास नहीं होना चाहिए, या उनको विकास की मुख्य धारा में आने का हक नहीं है? तो ये इस पे आप क्या कहेंगे? अगर विकास की मुख्य धारा में हक की बात करें, तो इतने साल से जब कांग्रेस का शासन रहा 55-60 साल तक, तो अब तक भी विकास की धारा में नहीं आया, तो ये किसकी विफलता मानी जाएगी?
और अगर कोई ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट नहीं देती है, या जो आप कह रहे हो कि साहब एक भी टिकट नहीं दी गई है, तो यह हर पार्टी को अपने प्रत्याशी चुनने का अधिकार है कि वह सबको साथ रखते हुए भी उनको साथ रखते हुए भी हम अपना चुनाव लड़ते हैं। हमारे कई मंच उनके लिए काम करते हैं। अल्पसंख्यकों का हमारे यहाँ गठन है, उनका एक हमने प्रकोष्ठ बना रखा है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं है या हमारी विचारधारा का साथ नहीं देते हैं, हमारी विचारधारा का भी साथ देते रहे हैं। पर क्योंकि यहाँ पे एक धर्म को आगे रखकर और इस तरह की बात चलाई जाती है जिसमें उनका तुष्टीकरण किया जाता है, हम उस नीति के खिलाफ हैं कि आप सबको एक मुख्य धारा में जोड़कर साथ चलें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आएंगे बनिस्पत की केवल तुष्टीकरण करने के लिए। इसीलिए वह एक दल विशेष की तरफ मुड़ जाते हैं और पिछड़ जाते हैं। इस पिछड़ेपन से बाहर लाने के लिए ही हम ये नीति रखते हैं कि सबको साथ लेकर चलें और सबको हम उनको दें। हमारे यहाँ भी केंद्र के अंदर और अन्य राज्यों के अंदर मुस्लिम प्रत्याशियों को पहले भी टिकट दिए हैं और आगे आने वाले समय भी टिकट देंगे। उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि भाई उनका नेतृत्व हमारे यहाँ नहीं रह सकता है, पर यही है कि वह तुष्टीकरण को अपना पक्ष मानकर अगर कोई यहाँ अगर आता है या इससे अपना हल निकालना चाहता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं है। आज की चर्चा में बस इतना ही कि जितने वो हमने विवेक जी के साथ जो चर्चा की, मेरे को लगता है इससे काफ़ी कुछ तस्वीर साफ हो गई होगी। और असली जो तस्वीर है चुनाव परिणामों की जो 3 दिसंबर को आएंगे उसके बाद ही स्थिति हो पाएगी साफ कि कौन सत्ता में आ रहा है और कौन सत्ता से बाहर जा रहा है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। आज की चर्चा के लिए हम विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप तब तक देखते रहिए हमारा खासखबर.com और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट आप लॉगिन करें। वेबसाइट का हमारा नाम है www.खासखबर.com। और हाँ, यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।